चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज बेसिकली हमारी क्विक बुक की एक ओरिएंटेशन क्लास है लाइव। इस क्लास के अंदर हमारा एजेंडा जो है वो हमारे सामने इस टाइम दर्ज है। हम इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि मैं कौन हूँ बेसिकली, और मैं क्या इस फील्ड में क्या कुछ कर रहा हूँ, और ये सेशन वगैरह किस बारे में। तो हम इसके अंदर तकरीबन बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, थोड़ा सा मेरा गले का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है बीच में खांसी वगैरह मुझे आ सकती है, उसको इग्नोर कीजिएगा। चलो जी, माई सेल्फ हाफिज़ जुनैद, तो ज़्यादातर आप में से जानते ही होंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, लॉर्ड कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, और उसके अंदर मैं टीचिंग वगैरह भी मेरी चलती है। जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो लॉज हैं, दोनों टैक्स है। इंशाल्लाह इस अटेम्प्ट से हम ऑडिट को भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, तो बेसिकली इसके अलावा जो मेरा क्विक बुक के साथ एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी पुराना मेरा इसके साथ एक रिलेशन है। कई जगहों पे मेरा मतलब एज अ कंसल्टेंट ट्रेनर फ्रीलांसर मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। पैक लाहौर के अंदर मेरी वहाँ पे क्लासेस होती हैं, बैचेज़ होते हैं। वहाँ पे भी करा रहा होता हूँ। साथ में हमारा ये जो वेब प्रो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कभी कभी आप नाम सुनते होंगे इसका, सोशल मीडिया के ऊपर सीए ब्रांड है हमारा, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी मेरी ये ट्रेनिंग चलती है। एंड एक सेशन जो है वो भी चल भी रहा है, रात को उसकी क्लास होती है। ठीक है, इसके अलावा मतलब मैं अपना फ्रीलांसिंग में इसके प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं। मेरे क्लाइंट्स हैं फिजिकली। मैं एक फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट, दो फॉर्म के अंदर एज अ मैनेजर एंड सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ। साथ में मेरी अपनी भी टैक्स एंड एडवाइजरी की प्रैक्टिस है, और साथ में अपना ये टीचिंग वाला शुगल मेला भी है। तो खैर, कहने की बात यह है कि भाई इसके अंदर मेरा बहरहाल थोड़ा सा अच्छा खासा तजर्बा मौजूद है, जिसको हमने यूटिलाइज भी करना है, यूज़ भी करना है, और हमने इसको सीखना भी है। चलें जी, सबसे पहली बात कि आज की क्लास रखने का पर्पज़ क्या है। देखो बेटा, ये क्लास ख़ास तौर पे क्योंकि जो मेरा ग्रुप है उसी के अंदर इसकी पोस्टिंग की गई है, मेरे चैनल पे की गई हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ सीए ओरिएंटेड क्लास है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो जहन में रखने वाली है इस क्लास को कराने का पर्पज़ है। देखो बेटा, सीए के अंदर हमने देखा कि नॉर्मली सीए एक लॉन्ग टर्म क्वालिफिकेशन है, मतलब बहुत लंबा है। अगर हम बात करें तो इसमें 98% जो है वो तकरीबन एवरेज स्टूडेंट 6 से 7 साल लगाते हैं। 98%, इससे ज़्यादा जाते हैं, कम इससे कोई नहीं होता। मतलब 5 साल वाला तो आप कह सकते हैं ना 1% भी नहीं है, बिलो 1% होता है। एवरेज जो है वो 9 से 10 साल के अंदर स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा होता है, इससे नहीं होता। अगर हम बात करें सिंपल कैफ तक रहते हुए भी, कि जो कैफ लेवल की स्टडी है उस तक रहते हुए भी अगर हम बात करें कि एक स्टूडेंट को कितना टाइम लग जाता है, तो एवरेजली बेटा हमारा तकरीबन 80% स्टूडेंट जो है कैफ 4 ईयर और प्लस में जाके करता है। मतलब 4 साल और उससे ऊपर जाके एक बच्चा जो होता है वो कैफ कर रहा होता है। 4 साल से नीचे वाले सर्कमस्टांसेस मौजूद हैं, वो बस 5% 10% की सिचुएशन है, इससे ज़्यादा नहीं होता। आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो सिंपल आप हर अटेम्प्ट में कैफ क्वालिफाई करने वाले बच्चों की रेशो को कंपेयर किया करें आप टोटल स्टूडेंट्स अपेयर्ड के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है हर अटेम्प्ट में, इन कितने हो रहे हैं, आउट कितने हो रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म क्वालिफिकेशन है, नंबर वन। नंबर टू के ऊपर बेटा ये क्वालिफिकेशन जो शुरू में हमारे जहन में आती है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर अवेयरनेस मौजूद ना होने की वजह से हम खास तौर पे वो स्टूडेंट जो दूसरे इलाकों से आए हुए हैं, लाहौर वगैरह या किसी और अंडर डेवलप्ड एरिया से आए हुए होते हैं, हम लोगों को प्रॉपर ना तो इसकी ग्रूमिंग होती है, ना हमारे पास इसकी पूरी जानकारी मौजूद होती है। तो हमें क्या होता है कि हम सिंपल जो ख्वाब होते हैं वही पूरे करने आ जाते हैं। यहाँ पे हमें ये पता चलता है जी बेइंतहा अर्निंग है, ये है, वो है, सारा कुछ है। हमें नहीं बताया जाता कितनी टफ है, कितना टाइम लगना है, कितना आपको हौसला चाहिए, पेशेंस चाहिए, हमारे वालिदैन को किस किस्म की हमसे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए मैक्सिमम। तो ये चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं होती। अगर बात करें यहाँ पे जब हम कॉलेजेस में आते हैं एडमिशन लेने, तो वो तो भैया आपको 2 साल में इंटर कराते हैं, 3.5 साल में आपके आर्टिकल कराते हैं, एंड उसके बाद आपके सामने जो है वो गाड़ी की चाबी रख के 2 लाख तनख्वाह देके आपको खड़ा कर देते हैं, जी भाई 50,000 हमें जमा करा दो, लाख रुपए हमें जमा करा दो। तो लिहाजा ये शुरू में हमारी सबसे बड़ा जो मसला आता है वो होता है हमारा एक्सपेक्टेशन गैप का, कि एक्चुअल हमारे पास कुछ पता नहीं होता। और दूसरा, हम किसी और इलाके से आए होते तो हमारा बैकग्राउंड भी इस तरह का एजुकेशन वाला नहीं होता कि हम आके इसको प्रॉपरली हैंडल कर सकें। मेजॉरिटी 95% स्टूडेंट, 90 बल्कि 8% स्टूडेंट जो है वो मेडिकल नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका अकाउंटिंग फाइनेंस या इकोनॉमिक्स से लेना देना भी नहीं होता। अब उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे आके साल 2 साल तो बिल्कुल ये सीखने में लग जाते हैं, समझने में लग जाते हैं कि यार ये बला क्या है। सीधी सी बात है, हम खुद सारी ये चीज़ें फेस कर चुके हैं, इस सिनेरियो से गुजर चुके हैं। अब एक बच्चा जो एफएससी करके आता है वो तकरीबन 18 से 19 साल का बच्चा होता है, और जब तक उसको सीए की समझ आती है वो 22-23 साल क्रॉस कर चुका होता है। मतलब एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट जो है आजकल कैफ कर रहा है, वो जाके 25 ईयर की एज में, नॉर्मली 24-25 ईयर की एज में नॉर्मली जो है एक शख्स कैफ क्वालिफाई कर रहा होता है, क्लियर कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम बात रखें 3.5 साल की उसके अंदर आर्टिकलशिप की, तो ये वो पीरियड होता है जो टोटली आप बाउंड है। मतलब
इसमें जो पहले वाला आपके पास पीरियड है कैफ वाला, इसमें फिर भी आप आज़ाद होते हैं, छलांगे मार रहे होते हैं, आप इधर-उधर घूम फिर रहे होते हैं, इनफ टाइम होता है, आप जो करना चाहें वो कर सकते होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस साढ़े 3 साल के टाइम पीरियड के बारे में, तो ये तो भैया जी वो वाला टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप फुली तौर पे बाउंड होते हैं। मतलब आपको इस दौरान कुछ और नहीं कर सकते। स्टडी भी आपकी बस ज़बरदस्ती अगर आप टाइम निकाल के करना चाहेंगे तो आप कर लेंगे, इससे ज़्यादा आपके पास नहीं होगा। इसी तरह अगर बात करें हम कि अगर आप अर्निंग की तरफ जाएँगे तो वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, वही आपकी 10-15 हज़ार स्टाइपेंड रहती है एंड दैट्स इट। तो शॉर्ट कट बात ये है कि आप 28 से 29 साल के हो जाते हैं एंड क्या वैल्यू है? ज़ीरो। 28 से 29 साल बेटा एक बहुत बड़ी एज होती है, एक बहुत लंबी एज होती है, ख़ास तौर पे आज की नस्ल के लिए। जितनी तेज़ी से वक्त भाग रहा है, जिस स्पीड से भाग रहा है, जितनी जल्दी आप मैच्योर हो रहे हैं, जितनी फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, तो हमें तो लगता है कि हम बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं। नहीं बेटा, वैसे लाइफ स्पैन भी हमारा शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो लिहाजा 28-29 साल की एज बहुत ज़्यादा है। अगर आप उस एज तक पहुँचते पहुँचते कुछ नहीं कर पाते या कोई सोच नहीं सकते, तो ये आपका एक फेलियर है। तो बेसिकली इस बैच को कराने का पर्पस सीए स्टूडेंट्स को ही था कि भैया कुछ ना कुछ बहरहाल आपको प्रैक्टिकल स्किल्स दी जाएं, जो आपके, जाहिर बात है आप यूट्यूब पे देखेंगे मेरे वहाँ पे लेक्चर्स मौजूद हैं और मेरी वहाँ पे और भी वीडियोस मौजूद हैं बहुत ज़्यादा। उनके अंदर मैं मेजॉरिटी इसी चीज़ के ऊपर ही फोकस रखता हूँ कि भाई स्किल की तरफ जाओ, कम अज़ कम आपके पास कुछ ना कुछ मौजूद होना चाहिए कि लाइफ के किसी भी स्टेज के ऊपर आप उसको सेल कर सको। अभी आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं सेल कर सकते। सिंपल आपको डाटा एंट्री की जॉब का भी ऑफर आ जाए ना तो आप उसको नहीं कर सकते, आपके पास सेल करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा अब आपको वर्सटाइल होना है, मल्टी टैलेंटेड आपको बनना होगा एट अ टाइम के ऊपर। अब पहला क्वेश्चन हम इस पे आते हैं कि भैया जी सबसे पहली बात तो ये है कि हम अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट स्किल कौन सी है। तो इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी बना दी हुई है, लेकिन एक बार फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बता दूं कि बेटा स्किल हमेशा वो होनी चाहिए जो आपसे प्रोफेशन से रिलेटेड हो। अब मार्केट में जाएंगे बहुत स्किल होंगे, कोई कहेगा जी डिजिटल मार्केटिंग बड़ी अन्नेवाह काम कर रही है, उसमें बड़ा पैसा है, कोई कहेगा जी वेब डेवलपमेंट है तो बहुत पैसा है उसमें, कोई कहेगा जी एप्लीकेशन डेवलपमेंट है तो बड़ा पैसा है। ये भाई ठीक है, हर जगह पे ठीक है, लेकिन स्किल हमेशा वो होनी चाहिए जो आपसे प्रोफेशन से रिलेटेड हो। उसकी वजह ये है कि बेटा वो आपसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिमांड नहीं करती। अगर आप में से जो स्टूडेंट कॉस्ट पढ़ चुके हैं या कम से कम उनको आइडिया है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मुराद होता है बेटा एडिशनल कॉस्ट। हर स्किल करने के ऊपर आपको एडिशनल कॉस्ट नहीं करनी पड़ती। मिसाल के तौर पे अगर आप सीए कर रहे हो और साथ में आप मार्केटिंग जो है डिजिटल मार्केटिंग की स्किल अर्न करना चाहते हो, तो आपको सीए को भी उतना टाइम देना पड़ेगा इसको, एंड साथ में आपको उसको सेपरेटली इतना टाइम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी फील्ड से हट के है। नंबर वन। नंबर टू, आप कभी उस स्किल के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते जो आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड ना हो। अब हमेशा सोचेंगे यार ये मुझे नहीं आती, या कोई ना कोई इसके अंदर पंगा जरूर है। क्यों? आपने उसको प्रॉपरली पढ़ा हुआ नहीं होता। ठीक हो गया? तो लिहाजा हमेशा स्किल वो सीखनी है जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड हो। तो भैया क्योंकि हम अकाउंटिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, हम लॉ की फील्ड से, हम एडवाइजरी, हम टैक्स की फील्ड से रिलेटेड हैं, तो ज़्यादा काम हमारा अकाउंट्स के साथ होता है, डाटा के साथ होता है। तो लिहाजा हमें स्किल भी वो सीखनी है जो हमारी अकाउंटिंग एंड डाटा रिलेटेड होनी चाहिए, ताकि हम उसको अपॉर्चुनिटी कास्ट ना देनी पड़े कि वो स्किल आप सीख रहे हो भाई, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा से पढ़ना ना पड़े। मतलब हमें, हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज इनफ हो, हम प्रैक्टिकली उसको सीख के हम उसको यूज कर लें। तो ये एक वो चीज है जिसके अंदर आपको एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर नहीं कर पड़ रही, आपको अपना एक्स्ट्रा टाइम उसको नहीं देना पड़ रहा। फिर ये होता है कि अगर आप आउट ऑफ अपना प्रोफेशन है उससे कोई स्किल सीखते हैं, तो आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा कि भाई उससे भी टाइम देना पड़ेगा, उससे भी टाइम देना पड़ेगा। फॉर द टाइम बिंग अगर आप उसे छोड़ देते हो और अपनी क्वालिफिकेशन को परस्यू करते हो, जब दोबारा उस पर जाओगे वो आपको भूल चुकी होगी, फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर आप स्किल को साइड में भी रख सकते हो, बहरहाल आप प्रोफेशन तो उसी के अंदर हो, तो आप उसी में ही चलते रहेंगे, उसी में ही चलते रहेंगे। एट द एंड अगर आप उसको साल 2 साल आप उसको माइनस भी करते हैं, तो वो ऑब्सोल्यूट नहीं होगी, बल्कि वो आपके साथ साथ डेवलप होती रहती है। तो लिहाजा हमारे लिए सबसे बेस्ट स्किल कौन सी है? डाटा एंड अकाउंटेंसी रिलेटेड स्किल्स। अब अगर हम बात करें डाटा या अकाउंटेंसी रिलेटेड स्किल्स में क्या कुछ आता है, तो बहुत सारी स्किल्स हैं, जिसके अंदर अगर हम बेसिक सी बात करें तो हमारा एमएस एक्सेल होता है, जिसको हम सबको पता है कि भाई ये क्या चीज़ है। तो ये एक बहुत बेसिक सा स्किल सॉफ्टवेयर है, ये एक बहुत बेसिक सी स्किल है, लेकिन ये बहुत एडवांस भी है सिमिलरली। लेकिन ये क्या है कि ये बहुत जनरलाइज्ड किस्म की चीज़ है। मतलब इसके अंदर सिर्फ अकाउंट रिलेटेड काम नहीं है, बल्कि अगर मैं बात करूं अकाउंट रिलेटेड काम, तो इसका 1% भी नहीं होगा।
ये एक बड़ा जनरलाइज सॉफ्टवेयर है, मतलब इसके अंदर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन इतने इजीली अवेलेबल नहीं है कि आप इसको सिर्फ अकाउंट तक महदूद करके सीख सकें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको एक्सेल सीखना है तो आपको सारा एक्सेल सीखना है, सारा एक्सेल सीखना बेटा ऐसे ही है जैसे फिर से सीए करना, ठीक है। तो ये एक जनरल डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। इससे ऊपर अगर हम जाएं तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ जाता है, वो भी हमारा एमएस की ही एप्लीकेशन होती है। वो थोड़ा सा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बेसिकली वो भी नहीं है, वो भी जस्ट डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अगर उससे हम ऊपर चले जाएं तो फिर जीरो आ जाता है, क्विक बुक आ जाता है। तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं, जो स्किल्स हैं, जो बेसिकली स्पेशलाइज्ड हैं हमारी अकाउंटेंसी फील्ड से रिलेटेड। मतलब इसकी ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो 100% हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज को कवर करके प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर देती हैं। तो लिहाजा अब इससे ऊपर जाएं तो फिर सैप आ जाता है, ओरेकल आ जाता है, टैली है, टैली मतलब नीचे है उससे, फिर सैप है, फिर ओरेकल है। तो वो एक ईआरपी वाली जो हम बात पढ़ते होते हैं हमेशा सीए के अंदर के ईआरपी क्या होता है, तो वो फिर ओरेकल और सैप पे जाके बात रुकती है। तो वो बहुत बड़े लेवल की स्किल है। एंड वो स्किल्स हैं बेटा, जब तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट ना हो, जब तक आपके पास बेसिक स्किल्स ना हो, आप वो स्किल लर्न नहीं कर सकते, नंबर वन। एंड नंबर टू, उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस होगा तो ही आपकी उसके अंदर अपॉर्चुनिटी है। मतलब विदाउट एक्सपीरियंस जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो हमारी इंडस्ट्री के अंदर कोई इतना यूजफुल नहीं है। आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है जब तक, तब तक वो आपके किसी काम की नहीं है। तो अगर हम बात करें कि हमारे लेवल पे, मतलब इस लेवल के ऊपर, अगर आप कैफ हैं, एएफसी हैं, इसी तरह एसीसीए की किसी फील्ड से हैं, आईसीएमई की फील्ड से हैं, अगर इस लेवल के ऊपर कि आप एक बेसिक नॉलेज आपके पास मौजूद है, अकाउंटेंसी का बेसिक लेवल क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट, अगर इन दो चीजों की प्रॉपर इवेल्युएशन एंड क्लासिफिकेशन आपके पास मौजूद है तो आप कोई बुक सीख चुके हैं, समझ लें, ठीक है। मतलब बेसिक आपका काम उसके अंदर हो गया है। अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो हमें पता है कि अकाउंटिंग में क्या होता है। सबसे पहले डेबिट क्रेडिट जर्नल जर्नल बनता है, फिर लेजर बनते हैं, लेजर से चीज़ें ट्रायल बैलेंस पे जाती हैं, ट्रायल बैलेंस से फिर चीज़ें से हम प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स, वो सारी चीज़ें तैयार करते हैं उससे। तो असल चीज तो ट्रायल बैलेंस ही हुआ, और ट्रायल बैलेंस के अंदर चीजें कहां से आ रही हैं, ट्रांजैक्शन से, जनरल एंट्री से। तो भैया आगे उससे देखो, अब सारी दुनिया के अंदर जो अकाउंटिंग होती है वही आईएफआरएस के मुताबिक होती है, सिवाय एक दो कंट्रीज छोड़ के, जिसमें अमेरिका या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये वाले ममालिक आते हैं। वो भी आईएफआरएस ही फॉलो करते हैं, लेकिन वो जो फॉलो करते हैं वो जरा मेजर स्टैंडर्ड है। आईएफआरएस सारा इंक्लूड है, कुछ एक्स्ट्रा उनके अंदर एडिशन होती हैं, लेकिन वो कोई इस नेचर की नहीं है कि जो हमें इफेक्ट कर सकें। तो सारी दुनिया के अंदर भैया एक ही किस्म का अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि भाई अगर एक चीज पाकिस्तान में डेबिट हो रही है तो वो अमेरिका में भी डेबिट होगी, वो ऑस्ट्रेलिया में भी डेबिट होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे उसकी नेचर डेबिट है, वहां पे जाके क्रेडिट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अकाउंटिंग स्किल ऐसी स्किल है जो यूनिवर्सल है, और पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी शख्स बैठ के अगर काम कर रहा होगा तो सेम पैटर्न पे काम हो रहा होगा। अगर आप यहाँ पे बैठ के बैलेंस शीट बनाते हैं तो भाई अमेरिका में बैठा अकाउंटेंट भी वही बैलेंस शीट बना रहा होगा, वही फॉर्मेट यूज कर रहा होगा। क्यों? आप भी तो आईएफआरएस यूज कर रहे हैं एंड वो भी आईएफआरएस यूज कर रहे हैं। अगर आप एक एंट्री को डेबिट कर रहे हो, कोई एंट्री पास करते हो, सेल क्रेडिट करते हो, बैंक डेबिट करते हो, तो भैया वो दुनिया के किसी भी युगंडा में बैठा हुआ शख्स जो है वो भी यही एंट्री पास कर रहा होगा। वो कोई इससे ज्यादा एडिशनल या एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा होगा। तो मतलब इसका ये हुआ कि अकाउंटिंग स्किल एक तो वर्सटाइल है एंड यूनिवर्सल स्किल है, जिसकी वजह से हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की यूनिवर्सली डिमांड होती है कि हम वर्ल्ड वाइड जो है हमें जॉब्स ऑफर होती हैं, हम वर्ल्ड वाइड जाके वहां पे काम कर सकते हैं। तो लिहाजा अकाउंटिंग स्किल्स क्या है, पहले नंबर पे इसका क्या कि भैया ये एक यूनिवर्सल स्किल है, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है किसी भी ममालिक के अंदर। तो अब कोई भी शख्स कहीं पे भी बैठा है वो कहीं पे भी बैठ के काम करा सकता है, नंबर वन। नंबर टू बेटा, ये वो चीज है जो किसी भी बिजनेस की कोर एक्टिविटी नहीं है। कोर एक्टिविटी से क्या मुराद है? अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसकी कोर एक्टिविटी है कि चीज़ों को बनाना, कन्वर्ट करना, रॉ मटेरियल लेना, कन्वर्ट करना एंड सेल करना। तो ये कोर एक्टिविटी है, ये वो एक्टिविटी है जिसके ऊपर कंपनी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। मतलब वो इसे आउटसोर्स नहीं कर सकती, किसी दूसरे शख्स को नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि भाई नंबर वन तो उसे क्वालिटी पे फोकस रखना है, अपना कंट्रोल रखना है, मार्केट में कंपेटिटिव एज रखना है, कंपेटिटर को उसने जो है वो प्रॉपर तरीके से टक्कर दे के रखनी है, क्वालिटी, कॉस्ट, हर चीज को उसने कंट्रोल करना है, क्योंकि वो कोर एक्टिविटी है उसकी। अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की कोर एक्टिविटी नहीं होती। तो मतलब कोई भी कंपनी जो है वो जबरदस्ती का अपने पास एक कंपनी जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट खोलने के चक्कर में नहीं हो सकती कि भाई देखो, अब जाहिर सी बात है कि अगर वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अपना खोलने बैठ जाएगी तो भैया पूरे रिसोर्सेज उसको देने पड़ेंगे,
पूरा सेटअप उसको देना पड़ेगा, पूरे एम्प्लॉयज देने पड़ेंगे। तो और उस काम के लिए जो कि उसके नॉन कोर एक्टिविटी है, मतलब एक साइड एक्टिविटी है, नॉन कोर एक्टिविटी है, उसके लिए उसको प्रॉपर रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। तो लिहाजा कंपनीज प्रेफर करती हैं कि हम इस चीज को आउटसोर्स कर दें, ताकि ना तो हमें जो है वो एक प्रोफेशनल बंदा रखना पड़े जिसकी एक अच्छी खासी कॉस्ट पड़ेगी, नंबर 2 हमें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत पड़ेगा, हम उससे भी बच जाएंगे। एंड सेम इसी तरह हम किसी प्रोफेशनल को हायर कर लेंगे, किसी प्रोफेशनल की स्किल जो है वो हम हायर कर लेंगे विद मिनिमम कॉस्ट, विद मिनिमम रिसोर्सेज। और टेंशन उसको इस चीज की क्यों नहीं है कि भाई देखो, अगर वो अमेरिका भी कंपनी भी है तो वहां पे भी तो वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो अगर अमेरिका का एक शख्स पाकिस्तानी बंदे को दे देता है अपनी अकाउंटिंग, तो भाई उसे इस चीज की टेंशन नहीं होगी कि यार ये पता नहीं क्या कर दे उसका, ये उसकी कौन सा अचार बना दे या फ्रूट चाट बना दे, उसको ये टेंशन नहीं होती। तो लिहाजा ये एक ग्लोबल स्किल है। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम जाएं तो क्विक बुक की बात। तो आज हम बात करते हैं कि क्विक बुक बेसिकली क्या है। देखो बेटा, क्विक बुक जो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये हमारा क्विक बुक डेस्कटॉप वर्जन है। एंड सेम इस तरह ये हमारा क्विक बुक ऑनलाइन वर्जन मौजूद है यहाँ पे। एक मिनट दीजिए, ये हमारे पास हमारा क्विक बुक ऑनलाइन जो है वो हमारे पास एक वर्जन मौजूद है। सबसे पहली बात, क्विक बुक है क्या बेटा? क्विक बुक एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि तकरीबन 90% अकाउंटिंग फंक्शंस को ऑटोमेट कर देता है। मतलब हम अकाउंटिंग में देखें तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली हम शुरू कहाँ से होते हैं? सिंगल एंट्री से, फिर डबल एंट्री की तरफ मूव करते हैं, फिर हम लेजर्स जिनको हम टी अकाउंट कहते हैं वो बनाते हैं, वहां से हम फिगर्स लेके जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से फिर हम चीजें जो है वो सारी रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो क्विक बुक क्या करता है कि भाई जनरल एंट्री से आगे वाला तमाम काम खुद ले लेता है, अपने सर ले लेता है कि भाई तुम मुझे प्रॉपर जनरल एंट्री करके दे दो, तुम डेबिट क्रेडिट प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करके दे दो, आगे जो रिपोर्ट्स आपको चाहिए मैं खुद बना के दे दूंगा। क्यों? स्टैंडर्ड है भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने लेजर बैंक का उठाया, टी अकाउंट बैंक का बनाया, बैंक बुक बनाई और उसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आप पाकिस्तान के अंदर एसेट साइड पे डाल रहे हैं, तो अमेरिका में जाके वो लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे एसेट साइड पे तो वहां पे भी तो एसेट साइड पे ही होगा। तो लिहाजा आगे वाली चीजें क्योंकि स्टैंडर्ड होती हैं, तो लिहाजा क्या करता है क्विक बुक, उन सब चीजों को ऑटोमेट कर देता है। अब दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए कि क्विक बुक किस तरह की इंडस्ट्री में यूज होता है, तो देखो बेटा, इंटरनेशनली तो बहुत ज्यादा चल रहा है काम क्विक बुक, बहुत ज्यादा, और खासतौर पे यूएस से तो सारा चल रहा है। हम इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हम साथ में स्कोप भी डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये फाइवर प्लेटफॉर्म है, मैंने उसके ऊपर सॉरी, ये हमारे पास अपवर्क का प्लेटफॉर्म है, मैंने इसके ऊपर सर्च किया क्विक बुक्स जॉब कि इस टाइम दुनिया में कितने लोगों को क्विक बुक से रिलेटेड बंदा चाहिए, एक एक्सपर्ट चाहिए। तो मेरे सामने इस टाइम 2256 जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। मतलब ये 2256 जॉब्स वो हैं जो इस टाइम ओपन पड़ी हैं, जिनके लिए उनको बंदा चाहिए। अगर हम देखें तो ये कहाँ का बंदा है, ये जॉब जो है वो क्विक बुक ट्रेनिंग से रिलेटेड है। मतलब ये मेरे काम की जॉब है, मैंने अभी आपसे फारिग हो किसी पे अप्लाई करना है, लेकिन मुझे आपकी वजह से आज ये जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, विद इन टाइम होता है, उसके अंदर फॉलो करना होता है, वरना तो प्रपोजल पहुंच जाते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट का बंदा है, अमेरिका का है। इस तरह ई कॉमर्स, शॉपिफाई, अकाउंटेंट नीडेड वगैरह, ये शॉपिफाई जो है इंटीग्रेशन होती है, ये भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे अपने उसके अंदर। इसको चाहिए, 35 मिनट पहले इसने पोस्ट किया। बजट क्या है? $45। जरा कन्वर्ट करें $45 को, ये बेसिकली एक एस्टिमेटेड बजट होता है, हो सकता है ये 300 का हो। ये तो जब आप डिटेल में जाते हैं तब पता चलता है कि $100 का जो उसने बजट रखा है वो बाज़ का $500 का भी हो जाता है। ठीक है। सेम इस तरह अगर ये सीपीए चाहिए टैक्स रिटर्न्स के लिए, क्विक बुक ऑनलाइन सर्विसेज, इसके पास जीरो, जो क्विक बुक्स वगैरह, ये देखें। मतलब इसका ये है कि इस टाइम क्विक बुक रिलेटेड जॉब जो है वो 2256 मार्केट में ओपन पड़ी है स्किल बंदे के लिए। तो चीज क्या है भाई? स्किल नहीं है। अब अगर हम यहां पे देखें तो ज्यादातर जॉब्स यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट। हमारे सामने पाकिस्तान क्यों नहीं है? पहली बात, इंडिया की एक जॉब हमें नजर आई, पाकिस्तान की नजर नहीं है। उसकी वजह यह है बेटा कि नंबर 1 तो पाकिस्तान के अंदर अभी इतने स्किल्ड वर्कर मौजूद नहीं है। देखो, एक बिजनेसमैन जो होता है ना, उसको कोई पता नहीं है कि अकाउंटिंग क्या चीज है। उसको कोई पता नहीं है कि भाई ये प्रॉपर कोई हमने बैलेंस शीट बनानी है या कोई प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। उसको एक चीज से गर्ज होती है, मेरा पैसा आ कितना रहा है, जा कितना रहा है, नेट मेरे हाथ में कितना बच रहा है।
अब बिजनेसमैन को बेटा जब तक आप स्किल्ड बंदा नहीं मिलेगा, देखो हर किसी को अपग्रेड करना होता है। मिसाल के तौर पे मैं अकेला जो था टीचिंग वाला प्रोफेशन चला रहा था, फिर मेरे साथ कुछ बंदे मिले, उन्होंने कहा जी आप अपना ऑफिस बनाएं। उन्होंने मेरे सामने ये आइडिया दिया, उन्होंने चीज़ों को डेवलप किया, बेहतर किया, मेरा ये चल रहा है। हो सकता है कि मुझे कल को इससे भी ज़्यादा स्किल बंदा मिले और वो मुझे कहे कि नहीं जी आप इस तरीके से लेके जाए। इंसान अपग्रेड होता है, ये इंसान की नेचर है। हमारे यहाँ क्या है कि जो बिजनेसमैन है बेसिकली उसको गर्ज सिर्फ पैसे से है, एंड नंबर टू हमारे पास स्किल्ड लेबर मौजूद नहीं है जो उसको डेवलप करे। तो हमारे पास मौजूद कौन है? वही पुराने दक्यानूसी वकील मौजूद हैं, पुराने तरीकों से काम करने वाले अकाउंटेंट मौजूद हैं। तो वो क्योंकि उनको खुद एक काम नहीं आता तो वो कभी बिजनेसमैन को रेफर नहीं करते कि तुम डेवलप करो, क्यों? वो डेवलप करके तो उनकी जॉब खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा हमारे यहाँ पुराने सिस्टम इसीलिए चल रहे हैं कि हम स्किल्ड वर्कर नहीं है, नंबर वन। नंबर टू हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त नहीं है कि प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर बुक कीपिंग होनी चाहिए। तो हमारे सामने इस वजह से हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं, ज्यादातर हमारे पास इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्विक बुक का स्कोप है क्या, लोकल है या इंटरनेशनल है? देखो बेटा मैंने अभी आपसे बात की कि क्विक बुक के दो वर्जन है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन वर्जन क्या है? ये जिसको हम वेब बेस्ड वर्जन कहते हैं, ये वाला रियल टाइम वर्जन भी इसको कहा जाता है, और ये वाला। और अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो हमारे सामने ये वाला एक वर्जन मौजूद है जो कि हमारे डेस्कटॉप वर्जन जिसको कहा जाता है। इसके दोनों वर्जन मौजूद हैं। मतलब ये है कि भाई देखो ऑनलाइन वर्जन का क्या है कि ये एक यूनिवर्सल मोबिलिटी आपको देता है कि दुनिया में किसी भी जगह पे बैठा शख्स कहीं पे किसी भी वक्त अपना अकाउंट्स देख सकता है, अकाउंट्स पे काम करा सकता है, उसको फिजिकली अपने प्रीमिसेस में बंदे की जरूरत नहीं है, नंबर वन। तो क्विक बुक का ऑनलाइन जो ऑप्शन है वो हमें दो तीन तरीकों से बताता है कि इसका इंटरनेशनल स्कोप कितना है। नंबर वन कि ये एक ऑनलाइन है। नंबर टू हमारे सामने हमने अभी देखा क्या वर्क के ऊपर 2500 जॉब तो है वो ऐसी मौजूद हैं जो ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं वो हायर कर रहे हैं, एम्प्लॉय रख रहे हैं। तो लिहाजा एक इसका इंटरनेशनल स्कोप है, लोकल स्कोप से ज्यादा इंटरनेशनल स्कोप है हमारा। अब इंटरनेशनल स्कोप है तो मतलब क्या है, कैसी जॉब्स होते हैं? तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ज़्यादातर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमारी जॉब आती है। हम अपने कोर्स के एंड पे इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग को भी साथ में देखेंगे कि उसके ऊपर किस तरह का ये काम होता है या वर्क करती है। तो लिहाजा क्विक बुक लोकल एंड इंटरनेशनल इक्वली पॉपुलर है। अब मसला ये है कि भैया देखो एक मिनट दीजिए मुझे। मसला ये है कि भाई क्विक बुक इतना पॉपुलर है क्यों? मतलब बाकी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, अब उनमें से सबसे ज़्यादा क्विक बुक का क्यों सुनते हैं? नंबर वन तो बेटा ये स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए होता है, एसएमईज जिनको कहा जाता है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जिसको कहा जाता है। तो दुनिया के अंदर तकरीबन 80% यही बिजनेसेस हैं। अब लार्ज अगर हम बात करें बिजनेस तो उसमें ये काम नहीं करता, वहां पे जाके फिर सैप या ओरेकल आ जाता है, ठीक है। तो लिहाजा क्या हुआ कि 80% बिजनेस है वो यही है, और क्विक बुक जो है वो इन्हीं से ही डील करता है। उसने बड़ी मार्केट को टारगेट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई बेशक उससे पैसा ज्यादा आता है लेकिन उसमें पॉपुलैरिटी कम है। साल बाद एक क्लाइंट मिलेगा, यहाँ उनको डेली के 50 मिल जाए, 100 मिल जाए। तो लिहाजा ये एक तो उसकी वजह है इसकी पॉपुलैरिटी की। दूसरे नंबर पे इजी टू यूज है, मतलब इसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी क्वालिफिकेशन, देखो क्विक बुक्स और एकल है, सैप है, आपको एक अच्छी खासी क्वालिफिकेशन चाहिए, 6-7 महीने का कम से कम उसका कोर्स बनता है, अच्छी खासी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आती है, एंड साथ में आपको अच्छी खासी उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप किसी काबिल होते हो। क्विक बुक नहीं है भाई, आपको बेसिक नॉलेज जस्ट मौजूद हो, आप थोड़ी सी ट्रेनिंग करें एक बेसिक किस्म की, एंड इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके कंसेप्ट्स एंड लॉजिक क्लियर हो एंड आपको क्विक बुक ऑपरेट करना आना चाहिए, करना आता हो। ठीक हो गया? तो लिहाजा इसके पॉपुलर होने की मेन दो वजूहत है। नंबर वन ये एसएमईज को डील करता है, एंड नंबर टू इजी टू यूज है, सिंपल टू यूज है, वर्ल्ड वाइड इसकी मोबिलिटी है, और ये मल्टी यूजर है। मतलब आप इसके अंदर अकाउंटेंट अपने रख सकते हो, एडमिन रख सकते हो, एंड रिस्ट्रिक्टिव किस्म की एक्सेसेस आप उनको दे सकते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद अगली चीज है बेटा, आपको ये कैसे फायदा देगी? मैंने देखो एक बात की थी बेटा शुरू में कि स्किल आपने हमेशा वो सीखनी है। मैं पहले पॉइंट्स के साथ अपने तीसरे पॉइंट को जोड़ूंगा कि आपने स्किल हमेशा वो सीखनी है जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो।
एंड नंबर 2 पे आपने वो स्किल सीखनी है जो लाइफ की किसी भी स्टेज के ऊपर आपको मल्टीपल तरीके से बेनिफिट दे सके। मतलब अब मिसाल करते हैं हम अपनी, आप कैफ कर रहे हैं, आपको यहां पे अगर हम देखें कि क्विक बुक जो है वो कैसे फायदा दे सकता है, दो तरीकों से देखो। नंबर 1, आप कैफ करते हैं, कैफ करने के बाद आप आर्टिकल में जाते हैं। अब जब आर्टिकल में जाते हैं तो हम सबको पता है कि पहले 6 महीने क्या होता है, ऑफिस बॉय होते हैं आप, आपसे फोटो कॉपियां कराई जाती हैं, आपसे प्रिंट कराए जाते हैं बस। वो क्यों कराए जाते हैं? क्या कोई फर्म जस्ट फोटो कॉपी या प्रिंट कराने के लिए आपको महीने का 15,000 दे रही होती है? नहीं। उसकी रीजन ये होती है कि भाई इसके अलावा आप किसी और काम के नहीं होते। आपको क्या कहा जाए कि भाई जाओ फलाने क्लाइंट का ऑडिट करके आओ, फलाने क्लाइंट के अकाउंट्स प्रिपेयर करो, आप कैसे करोगे? आपको तो आता ही कुछ नहीं होता। तो फिर ये होता है कि यार कम से कम इनको मसरूफ तो रखा जाए ना भाई। तो क्या होता है कि भाई फोटो कॉपियों पे लगा दो, प्रिंटिंग पे लगा दो, थोड़ा सा किसी हल्के से सीनियर के साथ लगा दो, वो थोड़ा थोड़ा काम सीखते रहेगा, 4 5 6 महीनों बाद इसको कुछ ना कुछ काम आएगा, फिर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ले आएंगे। लेकिन अगर आप शुरू से ही कुछ आपके पास मौजूद है और आपको कुछ आता है, तो मुझे बताएं कि क्या एक फर्म का दिमाग खराब है कि वो 6 महीने आपको 15,000 सिर्फ इस चीज का देती रहे कि भाई आप उसे फोटो कापियां करके दो? इतना तो ऑफिस बॉय जो है वो कर देगा, वही जो खड़ा होता है, जिसको ऑलरेडी वो 15-20 हजार दे रहे होते हैं। तो लिहाजा मेन चीज क्या है कि आप उस वक्त इतने डेवलप्ड या ग्रूम नहीं होते। तो लिहाजा अभी इस स्टेज के ऊपर हो सकता है कि आपको अर्निंग की जरूरत ना हो, आपको पैसे की जरूरत ना हो, लेकिन भैया इस चीज की तो जरूरत है ना। आपने बहरहाल आर्टिकल में जाना है, अपनी जिंदगी आसान रखनी है, आपने ज्यादा से ज्यादा सीखना है, आपने ज्यादा से ज्यादा वहां से अपने आप को बनवा के निकलना है। आपने वहां पे जाके ऑफिस बॉय की जॉब नहीं करनी, आप शुरू में जाके प्रिंटर बॉय की जॉब नहीं करना चाहते। अगर मेरे मैनेजर को, मैं आपका मैनेजर हूं, मुझे पता है कि आपको क्विक बुक आता है, आपको एक्सेल आता है, आपको अकाउंटिंग आती है, तो मैं तो डायरेक्ट आपको क्लाइंट पे लगाऊंगा कि भाई जिंदगी आसान हो, कुछ मेरी आपको चार्न करके दो हमें। तो लिहाजा स्किल हमेशा वो सीखें जो आपको लाइफ की हर स्टेज के ऊपर कई तरीके से बेनिफिट दे सके। मतलब अगर आपको अर्निंग की जरूरत नहीं है तो आपको कोलीग्स के दरमियान एज दिलवाए, जहां पे आप काम कर रहे हो, जो आपकी वर्क प्लेस है, वहां पे आपको एज होना चाहिए बाकियों से। तो भैया आपके पास एक स्किल बहरहाल मौजूद है, तो आपको बाकियों से एज होगा। सेकंड नंबर पे आपकी वो स्किल होनी चाहिए जो लाइफ की किसी भी स्टेज पे आपको अर्निंग करने की दे दे। हो सकता है अभी आपको पैसों की जरूरत नहीं है, 6 महीने बाद हो सकता है आपके फाइनेंशियली हालात खराब हो जाए, तो आप क्या करोगे? आपके पास कुछ है सेल करने को? आपके पास कोई बिजनेस आइडिया भी मौजूद है? मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों की क्लासेस लेता हूँ, स्टूडेंट होते हैं मेरे। 99% स्टूडेंट्स को मैं जब पूछता हूँ, और मेरा एक कांस्टेंट क्वेश्चन है हर बैच में, पीछे 15-20 बैच मेरे हो चुके हैं, हर बैच में मैं लाजमी पूछता हूँ किसी ना किसी टॉपिक पे जाके कि भाई मुझे बताओ आपके जहन में क्या बिजनेस आइडिया है। भाई एक अद्धा स्टूडेंट निकलता है पूरे में से जिसके पास कोई आइडिया मौजूद होता है। भाई आप 23-23 24-24 साल के बब्बे खोखे हुए बैठे हो और आपको अभी तक ये नहीं पता कि भाई कोई बिजनेस आइडिया मौजूद नहीं है आपके जहन में, आपके जहन में आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं है, कोई प्लान मौजूद नहीं है आपके पास, तो कैसे काम करोगे भाई? अब 25 साल का बच्चा बच्चा नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपको वो चीजें 15 साल की उम्र में मिल गई हैं जो हमें जाके 20 साल में मिली थी, 22 साल की एज में जाके मिली थी। हमें मोबाइल जो है 23 साल के होंगे हम तब, तकरीबन 22-23 साल के जब मिला था टच वाला मोबाइल, आपको ये पैदाइशी हाथ में मिला हुआ है। तो लिहाजा आपका और हमारा लेवल एक तो नहीं हो सकता ना, कि हम भी 25 साल की एज में बच्चे थे और आप भी 25 साल की एज में बच्चे हो, बखरे ही बच्चे हो गए आप तो। तो लिहाजा आपके पास कुछ ना कुछ तो बहरहाल मौजूद हो ना। अब फिर क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहली बात आप अपना क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं क्विक बुक के अंदर? सबसे बड़ी बात फाइनेंस कॉस्ट, पैसा, ये बहुत मिनिमम चीजें हैं। जो चीज मेन आपने देनी होती है वो आपका टाइम होता है। आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर सबसे ज्यादा। बाकी अच्छा हम ये भी तो सोच रहे होते हैं जी फलानी जगह पे इन्वेस्ट करोगे, 5 5 महीने बाद पैसे डबल हो जाएंगे हमारे, वहां पे वो वाली चीज़ जो है वहां पे रखवा दो, 5,000 रुपये महीने का, 1,000 1,000 रुपये वो आपको प्रॉफिट देंगे, फलानी गवर्नमेंट स्कीम है, फलानी पैरामिड स्कीम है। ये चीज़ें हर बच्चा हम में से सोचता है जब कैफ लेवल पे होता है कि यार कहीं ना कहीं से अर्निंग जो है वो निकाली जाए, कोई पैसे निकाले जाए घर वालों से एक्स्ट्रा, कोई थोड़ी सी अय्याशी की जाए। देखो बेटा, जो चीज़ वक्त पे मिलती है वही आपके लिए बेहतर होती है। जो चीज आपको आपके सही वक्त पे मिले वही आपके लिए बेहतर होता है। तो लिहाजा वक्त से पहले भी आपने डिमांड नहीं करना। तो वक्त से पहले आपने क्या करना? खुद को डेवलप करते रहो, अपने आप को ग्रूम करते रहो, अपने आप को सोना बनाते रहो, अपनी वर्थ डेवलप करते रहो आप। ना कि इस चक्कर में बैठो कि भाई आप आए हो, आप पढ़ोगे, आप 3.5 साल आर्टिकल करोगे, आप क्वालिफाई करोगे, फिर आपकी जॉब लगेगी। जॉब्स के हालात तो आपको पता ही है मार्केट में क्या चल रहा है भाई, ज़्यादा इसके ऊपर हम नहीं खोलते हैं।
क्योंकि बहुत सारे वो कहते हैं पारसाओं के राज खुल जाएंगे इसमें। बहरहाल सिचुएशन आपके सामने है। तो क्या है कि स्किल हमेशा आप वो सीखें जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो एंड आपको लाइफ की किसी भी स्टेज के ऊपर वो किसी भी तरीके से बेनिफिट दे सके। अगर आपको पैसा जरूरत हो तो वो आपको पैसा अर्न करके दे, अगर आपको भी पैसा जरूरत नहीं है तो वो आपको डेवलप कराए, आपको अपने कोलीग्स के दरमियान में एज दे आपकी, और नहीं तो भाई इज्जत में तो इजाफा करे ना कुछ। ठीक हो गया। तो लिहाजा ये हमने थोड़ा सा स्किल के ऊपर बात किया और हमने ये भी देखा कि क्विक बुक हमें इसमें कैसे फायदा दे सकता है एंड किस तरह की जॉब्स इसकी मार्केट में मौजूद हैं। सबसे पहली बात, क्विक बुक की हमारे पास जॉब्स कौन सी मौजूद हैं। तो बेटा दोनों तरीकों से, मतलब हम फ्रीलांसिंग में जाएं तो आपके सामने मैंने ये तो भैया एक ट्रुथ पढ़ा है ना, इसमें तो कोई वो नहीं हो सकती ना गलत बात, या हो सकता है कि मुबालगा आ रही हो, लेकिन बहरहाल ये तो आपके सामने ओपन पड़ी है ना। तो चाहिए क्या, इनको बंदा चाहिए जिसको काम आता हो। अब अगर मैं यही बात करूं कि काम करने वाले बंदे कितने बड़े हैं, तो हम फाइवर पे जाएं और यहां पे देखें तो इस टाइम जिन लोगों ने ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कहा हुआ है वो है 3,510 बंदे। 3,510 बंदे ये वो है जो कह रहे हैं जी हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है। एंड जरा हम नीचे आते हैं और हम क्या करते हैं, जरा 7वें पेज पे चलते हैं, 7वें 8वें पेज पे चलते हैं। एक एवरेज पेज के ऊपर 15 से 20 लोगों के नाम आ रहे हैं। 7वें पेज पे जाके स्ट्रेंथ खत्म हो गया, मतलब ये देखो इस शख्स ने आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, मतलब कोई काम नहीं किया। तो भैया ये जो 3,501 बंदा हमारे सामने आ रहा है वो बंदा है जिसमें से 10% जस्ट काम कर रहे हैं। 90% आए, उन्होंने आइडिया बनाई बनाई छोड़ के चले गए, नहीं चली खत्म। वो थे जिनको बस सुनी सुनाई पता था ये काम होता है, आए बैठे काम नहीं हुआ, उल्टा पाकिस्तान को बदनाम किया और चले गए। यहाँ पे ये वो लोग बैठे हों। तो लिहाजा हमारे सामने मौजूद है कि इंटरनेशनल स्कोप इसका क्या है। लोकल स्कोप की बात बेटा सीधी सी बात है कि आप किसी भी क्लाइंट पे जाएं जो लोकल काम कर रहा हो, उसको जाके इतना बताएं कि क्या आपको यकीन है कि आपका पैसा चोरी नहीं हो रहा, क्या आपको यकीन है कि जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो ये बिल्कुल ठीक है, क्या आपको यकीन है कि आपका अकाउंटेंट आपको धोखा नहीं दे रहा। वो कहेगा नहीं। क्यों, पाकिस्तान में भाई हम तो इतबार सगे बाप पे ना करें, हम तो पाकिस्तानी है ना। तो फिर आप उसको जब कहते हैं कि भाई मेरे पास एक चीज़ है मैं आपको वो करके देता हूँ जिसमें आपको ये सारी चीज़ें श्योरिटी हो जाएगी, कोई भी शख्स आपकी मर्जी के बगैर उसके अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा बेटा इक्वली इसका मार्जिन मौजूद है, इक्वली इसकी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लोकली भी और इंटरनेशनल तो हमारे सामने है। आप लोकल जॉब करना चाहते हो, आपको यहाँ पे एज अ ट्रेनर वर्क कर सकते हैं, आप एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, आप फुल टाइम एम्प्लॉय कंपनीज के अंदर काम कर सकते हैं। एसएमएस पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 40 लाख प्लस है एसएमएस बिजनेस जो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड इससे 3 गुना है। जो काम तो कर रहे हैं रजिस्टर्ड नहीं है। उन सब की जरूरत है। अब क्वेश्चन ये है कि उनके पास है क्यों नहीं, भाई उनको कोई बताने वाला होगा तो वो करेंगे ना। अब एक शख्स जिसको पता ही नहीं है खुद, वो कैसे कह सकता है कि जी मेरा ये बिजनेसमैन बंदा जो है जी मुझे महीने का 10-15 हज़ार दे रहा है ये डेवलप हो जाए। वो डेवलप हो गया तो उसकी तो रोजी जाती है ना। जब उस तक कोई पढ़ा लिखा बंदा पहुंच जाता है तो वो हमेशा देखो ना, ऐसा होता है कि ना फर्म्स में क्लाइंट स्विच हो रहे होते हैं, हमारे पास भी आते हैं क्लाइंट, वो पहले कहीं और से काम करा रहे होते हैं तो हमारे पास क्यों आते हैं, क्यों, कहीं से हमारा उनके साथ कांटेक्ट होता है और उनको पता है यार ये तो ज़्यादा काबिल बंदा, मैं इसके पास बैठा हुआ था। तो भैया आप अप्रोच करोगे तो अगले को अंदाजा होगा कि ना हाँ ये एक बेहतर चीज़ मौजूद है या बेहतर ऑप्शन मौजूद है मेरे पास। तो लिहाजा इक्वल मौजूद है, अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है। मार्केट के अंदर स्किल्ड लेबर की कमी है हमारे पास सबसे ज़्यादा, उसको पूरा करो, उस गैप को पूरा करो एंड इंशाअल्लाह आपके पास बहरहाल एक चीज़ मौजूद होगी जिसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो। हमारी ट्रेनिंग का क्या तरीकाकार होगा या हम इसके अंदर कैसे काम करेंगे, तो बेटा हमारी प्रॉपर क्लासेस होंगी, ऑलमोस्ट 30 आवर्स मिनिमम होते हैं हमारे पैक के अंदर। मैं 22 आवर्स की कराता हूँ क्लास, यहाँ पे हमारी 30 आवर्स की होंगी एंड प्लस इसके अंदर इससे एडिशनल कुछ हम फ्रीलांसिंग की क्लासेस करेंगे, उनका हम टाइम फिक्स नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो हम ज़रूरत के मुताबिक उनको एडजस्ट करते जाएंगे। प्रॉपर हमारी क्लास हुआ करेगी, हर क्लास में हम प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्क किया करेंगे अपने क्विक बुक के ऊपर, उसको सीखा करेंगे, साथ उसके फ्लो चार्ट आप डेवलप करेंगे। तो इसकी क्लास के अंदर जो है वो लाजमी लाजमी आपके पास एक
रजिस्टर और एक बॉल पेन मस्ट होना चाहिए। आपने फ्लो चार्ट डिजाइन करने होंगे, इसमें लिखने वाला ज्यादा नहीं होगा। फ्लो चार्ट आपके पास मस्ट होंगे, जिससे आप बाद में हेल्प ले सकते हैं। हर क्लास के बाद हम उसकी स्लाइड्स वगैरह अपने साथ शेयर करेंगे, जिस तरह की हमारी ये स्लाइड्स हैं। और फिर इसी तरह हम जो क्या कहते हैं, असाइनमेंट भी प्रैक्टिकल उसके ऊपर किया करेंगे। एंड इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये कोर्स खत्म होगा, हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी डाटा इकट्ठा करेंगे और उसके ऊपर काम भी करेंगे। तो ये हमारी असाइनमेंट भी इसके अंदर मौजूद होगी, वो भी हमने परफॉर्म करनी है। हमारे कोर्स में क्या कुछ होगा भैया, हम बेसिक से शुरू करेंगे, क्विक बुक और एडवांस लेवल पे जाएंगे। एट द एंड क्या होता है क्विक बुक के अंदर बेटा, लास्ट आखिरी लेवल होता है इंटीग्रेशन का, क्विक बुक का मुख्तलिफ किस्म के ऑनलाइन स्टोर्स के साथ, ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ, जिसके अंदर हम पेरोल मैनेजमेंट होती है, बैंक्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, शॉपिफाई है, अमेजोन है, ये वाले स्टोर है, उनके साथ हमारी इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो हम बेसिकली स्टार्ट जीरो से करेंगे, इंट्रो। उसके बाद हमने कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, कंपनी सेटअप कैसे करनी है, फिर हम कस्टमर्स के बारे में सारा देखेंगे, वेंडर्स के बारे में सारा देखेंगे, हम इन्वेंट्री के बारे में देखेंगे, हम आइटम्स के बारे में देखेंगे, एडवांस इन्वेंट्री करेंगे, हम सेल टैक्स को सेटअप करेंगे, हम सेल टैक्स की वर्किंग देखेंगे, हम परचेजेस के ऊपर बात करेंगे, हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, ट्रायल बैलेंस के ऊपर, जनरल एंट्रीज के ऊपर। तकरीबन हम 100% तो जाहिर सी बात है पॉसिबल भी नहीं होता, और ना ही वो कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेस पे चीज़ें अपडेट हो जाती हैं इसके अंदर। बहरहाल हम एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है आप कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकली आपको 100% कॉन्फिडेंट कर दे कि भैया हम कुछ जोगे मौजूद हैं, तो लिहाजा आप उसको इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद YLCA हम क्यों, तो भाई इतनी लंबी डिटेल से आपको बहरहाल खुद अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम इसके ऊपर क्यों काम करें और हम मिल के क्यों चले। बाकी एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ की बात है तो वो ऑलरेडी सबको पता है। इसके अलावा बेटा छोटी सी एक डिस्कशन जो है वो करनी है। लाइक अच्छा, छोटी सी डिस्कशन करनी है इसके अंदर एट द एंड, कि देखो बेटा डेली बेस के ऊपर कुछ ना कुछ सीखो। हम आप ही की स्टेज से गुजर के गए हैं। हम बस ये फाइनलिस्ट हूँ, एसोसिएट पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट भी साथ में हूँ। फाइनलिस्ट इस वजह से हूँ, बाय चॉइस ही हूँ आप कह सकते हैं, दिल ही नहीं करता भाई आगे क्या करे बंदा। खैर ये नहीं कह सकते कि मजबूरी है या कोई इस तरह का वजह है, बहरहाल दिल ही नहीं करता। तो जब आप इस स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे इंशाल्लाह तो आप भी कहेंगे कि यार इस चीज़ को रहने दो। अच्छा, जो चीज़ आपसे कहने वाली है वो ये है बेटा कि डेली बेस के ऊपर कुछ ना कुछ नया सीखो। बहुत टाइम होता है, हमें पता है इस स्टेज के ऊपर बहुत टाइम होता है, हम वेस्ट कर रहे होते हैं अपने मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, लैपटॉप पे, फिल्में देख के, गाने देख के, फेसबुक स्क्रॉल करके, टिकटॉक देख के। ये सब चीज़ें आज से 3 साल बाद आपको जितना तकलीफ देने वाली हैं, दुख देने वाली हैं, ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे, मैं अपनी लाइफ में 2 साल पीछे हूँ। एंड उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न जस्ट एक गेम थी। क्यों, उस वक्त मेरे पास टच मोबाइल आ गया था और एक गेम वर्क करती थी, क्लैश ऑफ क्लैन। भाई मैं उसके कोई फोबिया हो गया था मुझे, 24 घंटे मैंने उस गेम के ऊपर रहना था, 2 साल मैंने वेस्ट किए, और जिसका मुझे खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। आज में भी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो, 2 से 3 साल बाद आपको इस चीज़ के बारे में बहुत बुरा फील होने वाला है। आप एक किस्म का डिप्रेशन में चले जाएंगे इन केस कि अगर आपने ये चीज़ें आज बंद ना की, अपनी इन आदतों को आज ख़त्म ना किया तो। ठीक है बेटा, तो लिहाजा डेली कुछ सीखना है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। बाकी यार ये ना माइंड के अंदर खिचड़ी नहीं पकानी। जिस तरह हम क्या करते हैं स्टडी के दौरान करते हैं कि फलाने टीचर के लेक्चर पढ़े हैं, फलाने के ले लिए, फलाने के ले लिए, एक बुक इसकी उठा ली, 2 बुक उसकी उठा ली, रिजल्ट आया भाई 50 वाला पास था, हम 30 भी नहीं क्रॉस कर सके। खिचड़ी नहीं पकानी, खुद को क्लियर रखो, डायरेक्शन अपनी क्लियर रखो कि आपने जॉब करनी है, आपने बिजनेस करना है। बिजनेस करना है तो किस फील्ड में जाना है, जॉब करना है तो किस फील्ड में जाना है, एंड उसी को लेके आगे बढ़ो। कभी भी आपको कोई आपकी मर्जी के अगेंस्ट में नहीं चला सकता। ये हमारे होते हैं कि जी अब्बू ने कहा तो हम ये कर रहे हैं, अम्मी ने कहा तो ये कर रहे हैं। नहीं भैया, वो हमारी अपनी चॉइस होती है, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता। आप अब्बू के कहने पे सीए में आए हुए हो, बल्कि नहीं, आप मेडिकल में नहीं जा सके, आप नॉन मेडिकल में नहीं जा सके, आपका मेरिट नहीं बना, या आपने बड़े बड़े ख्वाब देखे कि जनाब जी मैंने अन्य पैसे छापना है, पैसों की मशीन बनानी है मैंने, वो चीज़ें करके आप इधर बैठे। आपको किसी के आपने पीछे किसी ने आपके पीछे कुत्ते नहीं छोड़े थे कि भाई जाओ जाके सीए करो। हाँ ये और बात है कि अब इस तरह लगता है जैसा कुत्ता भौंकना शुरू हो गया, चुप ही नहीं करता।
वो पिंडली में पड़ जाता है, वो वाला हाल है। तो लिहाजा हर चीज़ आपके कंट्रोल में होती है, तमाम फैसले आपके कंट्रोल में होते हैं। आप एक्सक्यूजेस बनाते रहे, आप दूसरों के ऊपर डालते रहें, आप सरफ नज़र करते रहें अपने ज़मीर को तसल्ली देने के लिए। 1 घंटा कॉलेज है, वापस आके 9 घंटे रेस्ट मारे जी मैं बहुत थक गया हूँ, ये आप कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। लेकिन बिलीव में 2 से 3 साल बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर आपके वालिदैन देख रहे होते हैं कि पुत्र कितने हो, आप तो कहते थे सीए में इतनी कमाई होती है, अभी तक तो हम ही खिला रहे। आप तो कहते थे सीए में ये होता है, फलाना वो कर रहा है, फलाना इसहाकडार बना बैठा है, आप किधर हो? तो बेटा इसहाकडार ऐसे नहीं बना जाता, प्रॉपर टाइप की आपको डिटाई चाहिए होती है। राइट, जस्ट जोक अपार्ट। ठीक है, तो अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। अल्लाह ने अपने, अगर हम बात करें हमारे ऊपर नेमतों में से, आप सल्लम के हम आखिरी नबी के उम्मती हैं, इस नेमत का तो कोई नेमुल बदल नहीं है। सबसे बड़ी हम पैदाइशी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करें। दूसरे नंबर पे अल्लाह ने हमें वक्त की मोहलत दी हुई है, ये सबसे बड़ी नेमत है कि इस वक्त के अंदर हम साबित कर सकें अपना वो वादा जो हमारी रूहों ने अल्लाह से किया था, हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, हम वेस्ट ना करें। ये अल्लाह की नेमत है ना, हम डेली तरीके पर अन्य वाह उसको वेस्ट करी जा रहे हैं। तो लिहाजा डेली आपने कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है, एंड वो आपका उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जो आपने सोच के रखी है। आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो। इन बकवासों से निकला यार वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, चल मैं भी वो करता हूँ, यूट्यूब पे बैठ गया ये डिजिटल, वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, चल मैं भी करता हूँ, वो ये काम कर रहा है, मैं भी करता हूँ। भाई करने को तो अभिनंदन जहाज भी तो चला रहा था, क्या कर लिया उसने? उसकी भाभी तो बचपन में कहती होगी ना मेरा बेटा पायलट बनेगा। तो जब माँ की सुनी जाती है तो इस तरह के पायलट ही बनते होते हैं। ठीक है। तो लिहाजा डेली कुछ ना कुछ आपने नया सीखा है। क्लासेस हमारी इंशाल्लाह जो है वो मंडे से कंटिन्यू होंगी। प्रॉपर क्लास टाइम जो होगी वो हमारा होपफुली हम उसे इवनिंग में ही रखेंगे इंशाल्लाह। 2 आवर्स हमारी क्लास हुआ करेगी, 1.5 से 2 घंटे की। और वीकली हम उसकी सिर्फ 3 क्लासेस या 4 क्लासेस किया करेंगे। ठीक हो गया? हाँ जी। अब आपका क्वेश्चन इसमें किसी भी हवाले से किसी किस्म का। नो क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अरसलान जी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चे, कहाँ से हैं पहले तो ये बताएं। मैं सर बेसिकली कोटद्दू से हूँ। कोटद्दू। कोटद्दू किस साइड पे भला जी, ये? मुल्तान से आगे करके है, अपने मुजफ्फरगढ़। अपनी साइड पे हो कोटद्दू वाले। जी। हाँ, हमारे सामने भी आप एक कहाँ से हैं? शहजादा बैठा है कोटद्दू। मैं खैर भावलपुर से हूँ बेसिकली। तो वैसे इस अच्छा, टाइम मैं लाहौर में मौजूद हूँ। अपनी सही। प्रैक्टिस के सिलसिले में। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं आप बच्चे? मैंने सर रिसेंटली बीकॉम किया है। मैं अभी मास्टर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा हूँ और साथ पीफा कर रहा हूँ। फीफा कर रहे हैं, कहाँ से? मुल्तान से? पीफा फैसलाबाद से कर रहा हूँ। अच्छा, खुद कोटद्दू से हो, फीफा फैसलाबाद से कर रहे हो। अच्छा, तो मास्टर कहाँ से किया है? वो यूके से तो नहीं किया? नहीं नहीं, विर्चल यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। अच्छा, विच यूनिवर्सिटी से। खैर मैं भी वहाँ से कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ। मिल हैं तो कर ही जी लेते हैं जी। कुछ ना कुछ। अच्छा, सही, ज़बरदस्त। जी, सर क्या मैंने क्वेश्चन था? क्विक क्विक बुक मैंने पहले भी मतलब यूज की है। हम्म। एक बंदे के अशरफ चौधरी, शायद आपने नाम सुना उनका। अच्छा। उनके थ्रू से कोर्स किया था मैंने कुक बुक का ना, तो शॉर्ट्स वगैरह भी है, उनका डाटा वगैरह भी है। अच्छा। मैं देखता हूँ उनके कुछ लेक्चर, लेकिन कई जगह पे समझ नहीं आती, मतलब क्योंकि उनके रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं। हम्म। तो नहीं, बाद दफा इंसान को प्रैक्टिकल करता है। रिकॉर्डिंग क्लास का वो मज़ा नहीं है जो लाइव का होता है। नंबर वन, ना तो वो प्रैक्टिस होती है ना ट्रेनिंग होती है। देखो मेरी बात सुनो, एक चीज़ जो मुझे आती है वो तो मैं सिखा दूंगा। मुझे कैसे पता है कि एक जी चीज़ जी, जो आपको नहीं आती वो मैं कैसे सिखाऊं? तो मुझे तब पता चलेगा ना जब आप बिल्कुल मौजूद होंगे या आप बताओगे। बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है ना? मैं तो अपना जाके एक वो 10th फ्लोर के ऊपर से बात शुरू करूंगा, हो सकता है आपको बेसमेंट का भी पता ना हो अभी। जी जी। एग्जैक्टली exactly। अच्छा जी, बोले। तो उनके मैंने लेक्चर देखे हैं काफी हद तक ना, मतलब कुछ समझ आते हैं कुछ नहीं आते। तो हम्म। इंशाल्लाह मैंने आपके ग्रुप में देखा था मैसेज क्विक बुक के बारे में, तो मैंने आज जैसे आपको जूम लिंक आया था मैंने अटेंड किया। मैं कहा देखते हैं वो ये क्या कहते हैं। अच्छा जी, मैंने क्या कहा फिर?
आपने यही कहा कि मुझे हम बताया आपको मैंने क्या बेसिक भी कहा आज। सिखाएंगे, इंट्रो भी सिखाएंगे, आपको प्रो लेवल भी सिखाएंगे। हम्म। अच्छा। उसमें आपको तमाम इन्वेंटरीज, हाँ, सही हो गया, सही हो वेंडर गया। वगैरह, ये हर चीज समझाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब बैठे थे, मतलब दिमाग के साथ बैठे थे, कुछ ना कुछ सुन लिया आपने। बाकी मैंने क्विक बुक तो इंस्टॉल किया हुआ, मेरे पास इंस्टॉल भी है, चल भी रहा है। उससे अच्छा, मैं कुछ कौन सा वेंडर भी वर्जन? बना लेता हूँ। मेरे पास वर्जन याद नहीं मुझे कौन सा है। अच्छा। आपने जब स्क्रीनशॉट शो किया तो वही वर्जन है मेरे ख्याल में। अच्छा, ठीक हो गया। और और वो प्रैक्टिकली वर्क किया रजिस्टर उस है। पे कुछ? प्रैक्टिकली वर्क किया कुछ उस पे? प्रैक्टिकली वर्क मैंने थोड़ा बहुत ऐसे किया क्योंकि एक कजन की दुकान है, हम्म। शॉपिंग मॉल, तो उनका जो सॉफ्टवेयर का जितना भी काम है ना, उस पे एंट्रियां वगैरह, सेल परचेज का, वेंडर वगैरह का, वो उनके हम्म। मैं करता रहा हूँ एंट्री वगैरह। तो मैं इस सही। पे वो वो वाला सॉफ्टवेयर इस बेस पे मैं बनाना चाह रहा था कि मतलब इस पे आके वो काम करूँ आके। हम्म। जो चीज उनके सॉफ्टवेयर बनी हुई है तो मैं सोच रहा था कि इसी चीज पे आके ना, क्विक बुक हम्म। पे आके उनका सेम सॉफ्टवेयर तो वेंडर बेसिक सेम। होगा ना, जस्ट वो तो बेसिक जी जी, होते हैं ना, उनका छोटे जो, छोटे पीओस वगैरह बना देते हैं, या सेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं छोटे छोटे से। जी जी। तो मैंने मेरा कंसेप्ट बेसिकली वहां से बना था। मैंने कहा चलो ये क्विक बुक यूज करते हैं, क्यों हम्म। ना, चलो एक सॉफ्टवेयर का तौर पे फ्री यूज हो जाएगा। वहां वैसे पेड करते हैं हम्म। मंथली चार्जेस उनके, तो यहाँ हम्म। पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है, कोई नहीं, इंशाल्लाह सीख जाएंगे आप, साथ साथ सारा कुछ सीखेंगे। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आती है, क्वेश्चन आता है या कोई मसला आता है, वो मेरे से लाजमी डिस्कस किया करेंगे, ठीक है बेटा? जी जी, इंशाल्लाह जरूर। चले। और बिलाल, आप तो आ जा ही रहे हो पुत्र, है अनारकली समझा हुआ है क्या बिलाल? सर सर रियली नेट। सो सॉरी, नेट का इशू है सर। अच्छा, मैंने कहा अनारकली समझा हुआ है कि आ रहे हो जा रहे हो, मुझे लगी हुई है भाई अन्य। चले सर जी। ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगा? मैंने, आ, जी जी, कुछ हद तक होगा अवेलेबल थैंक। इंशाल्लाह। ओके बेटा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे से क्लासेस के अंदर। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे बच्चा। अल्लाह हाफिज़।